हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ड्राइविंग पाथ पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि हम क्लास 10th बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर की सीरीज़ लेके आने वाले हैं। तो उस सीरीज़ में हमारा पहला लेक्चर है केमिस्ट्री से, और वो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कार्बन के बारे में। तो ये बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के 14th ग्रुप से। और जो भी इस कार्बन फैमिली मतलब 14th ग्रुप में आते हैं उनका उन सारे एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। पता ही है कि डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। और यही इसकी वैलेंसी भी होगी, वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक। अब इसका अबंडेंस, क्रस्टल अबंडेंस है इसका, क्रस्ट में इसका अबंडेंस है 0.02% इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। जैसे कार्बोनेट हुआ, इन मिनरल्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट है क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में। और एटमॉस्फेयर में इसका अबंडेंस है 0.03% इन फॉर्म ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जैसा कि हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल से कि लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है, मतलब मेटल होते हैं। और जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे अलोंग पीरियड, तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। मतलब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। ठीक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता चला जाता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक। तो हमारा कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक। और ये कोई एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं होती, ये रिलेटिव टर्म होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम किसी किसी की रिस्पेक्ट में ये बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं। ठीक। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो अभी का तो टॉपिक है नहीं, लेकिन मैं जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं ये आपको समझा दूंगा कि ये ऐसा कैसे, ये रिलेटिव कैसे हुआ। ठीक। मैं वहाँ पे इसको डिस्कस कर दूंगा। तो आइए अब देखते हैं इसका। और ये कार्बन की वैलेंसी जो 4 होती है, और इसकी एक और प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। इसकी टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन, इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन वर्सेटाइल नेचर शो करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे आसपास जो हमें सब्सटेंस मिलते हैं मेनली वो कार्बन से मिलके बने होते हैं, उसमें कार्बन प्रेजेंट होता ही होता है। इसके अबंडेंस बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये मैक्सिमम कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं वो कार्बन उसमें इन्वॉल्व रहता ही रहता है। ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न ये दो है, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या होता है? इसे हम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और दूसरा है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्यों ऐसा? 4 वैलेंसी है, क्या ऐसा इसमें खास है? तो हम जानते हैं बॉन्डिंग। तो 3 तरह के बॉन्ड बनते हैं, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। आयनिक बॉन्ड में आयनिक चार्ज के थ्रू बॉन्ड बनता है, मतलब एक एलिमेंट पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वो दोनों कंबाइन करके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और उससे एक आयनिक कंपाउंड हमारा बन जाता है। ठीक। और उसके बाद जो कोवेलेंट होता है, तो इसको बनने के लिए, जैसे आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब हमारा वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन का जो मतलब नंबर होता है वो 4 से कम होता है, तो हमारा वहाँ पे आयनिक कंपाउंड बनता है। वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकते हैं। लेकिन कार्बन के पास है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4। अगर अब वो 4 इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर दे या तो गेन कर ले,
अगर वो लूज कर नहीं सकता, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन एक दो लूज करता भी है तो उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज जो हमारा है उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, वो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही टाइटली पैक कर लेगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसे निकालने के लिए, इसलिए लूज तो नहीं कर सकता। तो एक हमारा जो मेथड था वो गया। अब देखते हैं कि वो गेन कर ले। तो प्रोटॉन तो अभी भी न्यूक्लियस में 6 ही हैं, लेकिन मान लीजिए अगर वो अपना मतलब नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन पाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर भी लेता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। वैलेंस शेल को छोड़िए, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कार्बन में कितने? 10। तो लेकिन अभी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? 6। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसलिए इसलिए ये लूज भी नहीं कर सकता, ना ही गेन कर सकता है। तो अब ये करेगा क्या? ये बॉन्ड बनाएगा बाय शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 जो इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है, ये उसको दूसरे कंपाउंड, दूसरे एलिमेंट्स के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं हम? कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो इसे यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, क्यों मैं कंफ्यूज करूँ ज़्यादा बता के, तो इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड तक ही रखते हैं। तो ये इस प्रॉपर्टी की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड जो ये बनाता है, और ये टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन, इन दो प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन हमारा बहुत ही वर्सेटाइल है। अब उसके बाद आइए डिस्कस कर लेते हैं जो बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड है उससे रिलेटेड कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे अब इसकी मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ वन बाय वन। ये आयनाइज नहीं होते, जैसे कि आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो वन बाय वन हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को देखते हैं, जिसमें पहला आता है कि ये आयनाइज नहीं होते। जैसे आयनिक कंपाउंड होते हैं, आप जानते होंगे कि अगर इसे हम लोग वाटर में डालें तो ये आयनाइज हो जाता है, मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में टूट जाता है, लेकिन डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन ये कोवैलेंट बॉन्ड ये डिसोसिएट नहीं होता, ठीक। तो ये आयनाइज नहीं होता वाटर में। लिख देता हूं मैं इसे यहाँ, डू नॉट आयनाइज इन वाटर, ठीक। अब उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज की आती है, कोवैलेंट बॉन्ड जहां भी बनता है दे आर एज वो डिसोसिएट नहीं होते, आयंस में नहीं टूटते। और हमें पता है कि कंडक्टर होने के लिए या तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फिर कोई आयन का मूवमेंट चाहिए। क्योंकि ये आयनाइज नहीं होते इसलिए दे आर पुअर कंडक्टर। तो मैं इसे भी यहां लिख देता हूं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब तीसरा पॉइंट, अब इसमें कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड जैसा आयनिक फोर मतलब जैसे आप जानते होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन फोर्स होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये आयनाइज होता ही नहीं। तो यहाँ पे बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बिटवीन एटम्स, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होते हैं। इसी की वजह से दीज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इसमें चौथी प्रॉपर्टी है कि दीज का कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड ये डिसॉल्व हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, तो इसमें ये डिसॉल्व हो जाता है। तो इसमें इसको लिख देते हैं यहाँ पे, सॉल्युबल इन ORGANIC ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी बॉन्डिंग का। ये कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी हैं, ठीक। और ये सफिशियंट है इतनी। और अब देख लेते हैं कितने तरह की बॉन्डिंग होती है। कोवैलेंट बॉन्ड में भी कितने तरह की बॉन्डिंग होती है। तो ये 3 तरीके का होता है मेनली, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में लिंकेज एक बॉन्ड से है तो उसे सिंगल बॉन्ड कहेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड से लिंकेज हुआ है तो उसे डबल बॉन्ड कहेंगे। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड से बॉन्ड बना हुआ है तो उसे ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। अब एक जो पर्टिकुलर बॉन्ड होता है अगर वो बनता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक। अगर डबल बॉन्ड है तो उसी तरीके से कितना, 1 पे 2 था तो 2 पे 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ठीक।
अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। ठीक, यहाँ तक है क्लियर। तो अब इसी से रिलेटेड आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं होमोलॉगस सीरीज को। तो सबसे पहले होमोलॉगस सीरीज होता क्या है? तो होमोलॉगस सीरीज हम ऐसे मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, उसकी वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। ठीक, तो इसे मैं बता देता हूँ कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, ड्यू टू दिस दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, उसे हम क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज। ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि जो सक्सेसिव कंपाउंड्स होते हैं होमोलॉगस सीरीज में वो CH2 या फिर और 14 यूनिफाइड मास से डिफर करते हैं अपने प्रीवियस वन से। जैसे अगर मैं मान लीजिए अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा, पहले ये प्रॉपर्टी आप देख लीजिए कि CH2 ग्रुप से या तो डिफर करेगा और 14 यूनिफाइड मास, आप दोनों में से किसी एक को याद कर सकते हैं, दूसरा अपने आप आ जाएगा। कैसे? कार्बन का मास कितना होता है? 12 यूनिफाइड मास। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2 यूनिफाइड मास। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया? 14 यूनिफाइड मास। अब यहाँ पे आप बना दीजिए CH2, या तो ये याद रखिए या तो ये, दोनों, अगर दोनों में से कोई एक याद है तो दोनों याद रहेंगे। ठीक, और एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है होमोलॉगस सीरीज की कि अगर हम मास इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब अगर हम धीरे धीरे लिंकेज बढ़ाते जा रहे हैं अगर सक्सेसिव मेंबर्स में, तो हम जो सक्सेसिव मेंबर्स जो आने वाले होंगे उसमें हम देखेंगे कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज करता है। ठीक, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज करता है अगर हम जैसे जैसे होमोलॉगस सीरीज में मतलब सक्सेसिव मेंबर्स की तरफ बढ़ेंगे तो। ठीक, तो ये था हमारा होमोलॉगस सीरीज का प्रॉपर्टी। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है 3, जैसे अभी मैं बता देता हूँ। अल्केन, पहले यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में बता देता हूँ, हाइड्रोकार्बन। ठीक, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हो, इन सिंपल लैंग्वेज उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। अब ये 2 तरीके के होते हैं आपके लेवल पे, मतलब 10th के लेवल पे मैं इतना बता देता हूँ अभी। या तो होंगे वो सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कैसे होंगे? अगर उनके पास सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड में आएंगे। अनसैचुरेटेड में क्या आएंगे? या तो डबल बॉन्ड वाले या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले। और इसमें एक और आता है रिंग, या तो रिंग बनाए वो। ये सब किस में आएंगे? अनसैचुरेटेड में। वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ कैसे। तो सबसे पहले पहले हम लोग चलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरफ। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसमें, या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, मतलब वैसे तो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो CH बॉन्ड। ठीक, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मेनली ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए इसका सबसे सिंपल हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहला आता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, अभी मैं आगे इसको और एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस में आएगा, किसके अंडर आएगा। अल्केन, अल्किन, अल्काइन नाम सुने होंगे आप लोग, मैं इसे अच्छे से बताऊंगा अभी। अभी यहाँ पे बस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एक बॉन्ड में कैसे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कैसे क्या होता है, वो मैं यहाँ भी बना के दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक, तो 1 2 3 4, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, ये इस कार्बन से लिंक्ड है ही। ठीक, तो यहाँ आप देख लेंगे इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H6। अभी के लिए इसका नाम है इथेन, आगे मैं बता दूंगा। ठीक, तो अभी इथेन है ये, इसका स्ट्रक्चर ऐसे मैंने बना लिया। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब क्या? कि हम इलेक्ट्रॉन को उसमें या तो क्रॉस मार्क से या फिर डॉट से रिप्रेजेंट। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे कार्बन है, उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। ठीक, तो मैंने इसे डॉट से रिप्रेजेंट किया है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे दूसरा कार्बन है, उसके पास भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। ठीक, तो ये दोनों जो कार्बन हैं वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, और इसके साथ एक हाइड्रोजन का भी एटम रहेगा यहाँ पे। ठीक है,
जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा उसके इलेक्ट्रॉन को मैंने अलग दिखाने के लिए क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन आप गिनिए, क्योंकि अब हम देखेंगे कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करना होता है। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए ही बॉन्ड बनाया जाता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक। तो हम लोग ऐसा जानते हैं कि अगर हम लोग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक, तो उसी को अटेन करने की कोशिश हर एक एलिमेंट की होती है, इसीलिए बॉन्डिंग होता है, ठीक, नेचर में। तो अब हम लोग गिनेंगे, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, तो वो नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए उसे 8, मतलब ऑक्टेट रूल, मतलब कि लास्ट में 8 कंप्लीट होने चाहिए। तो यहाँ पे आप गिन लीजिए कितने हैं, अभी कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे बना एक का। दूसरे कार्बन का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसका भी बन गया। और बाकी हाइड्रोजन का कितना बना, 2 2, वो आप देख ही रहे हैं, 2 2 हाइड्रोजन का भी कवर हो गया, वो ड्यूप्लेट बना लिया अपना। तो ये इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक। और ये तो जो सिंपल स्ट्रक्चर बना था बॉन्ड वाला रिप्रेजेंट करने के लिए। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि जहां पे बॉन्ड आपको दिख रहा है, जहां जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बस आप इस बॉन्डिंग को रिप्लेस करते चले जाइए। अगर आपको ये स्ट्रक्चर आता है तो बहुत सिंपल हो जाएगा। जहां जहां आप देखेंगे बॉन्ड लगा हुआ, वहां पे आप डॉट बनाते चले जाइए, जितना भी बॉन्ड आपको दिख रहा है सब जगह डॉट बनाते जाइए, ठीक। मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ देखिए वहां पे डॉट लगाते जा रहा हूँ, जहां पे बॉन्ड है बॉन्ड को हटा के डॉट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। मैं ये पीछे बता चुका हूँ। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सर्कल बना दीजिए ऐसे, इस कार्बन को 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन का भी कंप्लीट हो गया। और अब यहाँ पे जहाँ जहाँ बचा है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे ऐसे लगा दीजिए, ठीक, और उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट करा दीजिए ऐसे। तो ये इतना सिंपल होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास बस आपको अगर ये स्ट्रक्चर लिखने आता है कि बॉन्ड लगा हुआ है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन, बस वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे लगा देंगे, आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार, ठीक। तो मैंने ये बता दिया। अब हम लोग सैचुरेटेड में पढ़ते हैं 3 पार्ट, मतलब ये सैचुरेटेड में देखते हैं एक, सबसे पहले क्या सैचुरेटेड में आता क्या क्या है, ठीक। तो आता है क्या इसमें, अल्केन, अल्केन, ठीक। ये पूरा अल्केन की एक सीरीज होती है जिसका जनरल फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जनरल फार्मूला CnH2n+2, जहां पे जो n है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और ये बढ़ता चला जाएगा, इट्स एन, ये हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा, ठीक है। n क्या रहेगा हमारा, नेचुरल नंबर, ठीक है। अल्केन के केस में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से आप जितना लेते चले जाएं, ठीक। वैसे वैसे हम इसके मेंबर, सक्सेसिव मेंबर्स मिलते जाएंगे। तो इसकी भी एक होमोलॉगस सीरीज है, देखिए मैं कैसे, होमोलॉगस सीरीज में मैंने आपको बताया था कि सक्सेसिव मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं, और या फिर 14 यूनिफाइड मास से। तो आप यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने n की वैल्यू यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट किया, तो पहला हमारा क्या आ जाएगा, CnH2 × 1 + 2। तो इसका पहला मेंबर क्या आ जाएगा अल्केन सीरीज का, CH4। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो C1 है तो 1 ही रह जाएगा, H कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 + 2 4, तो क्या मिल जाएगा, CH4। अब देखते हैं n की वैल्यू 2 रखते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। तो जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, C2H2 × 2 + 2, यहाँ पे क्या आ गया, C2H, 2 2 4 + 2 6, C2H6। तो अब ये सक्सेसिव मेंबर है ना, n की वैल्यू 2 रखने पे मिला, ये n की वैल्यू 1 रखने पे मिला। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो C2H6 यहाँ पे है, CH4 यहाँ पे है। अब 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो ये कितने का डिफरेंस दिखा रहा है, CH2 का। तो वही मैंने यहाँ पे आपको बताया था, CH2 ग्रुप का सक्सेसिव मेंबर्स में डिफरेंस होता है। और मास तो मैंने बता ही दिया था कि कोई एक याद है तो दूसरा याद हो जाएगा, मतलब 14 यूनिफाइड मास से ये वेरी कर रहा है, ठीक। तो ऐसे ही आप इसके n = 3, n = 4 करते हुए आप इसके सक्सेसिव मेंबर्स को निकाल सकते हैं। अब इसकी रही, अब इसमें इसकी नॉमेनक्लेचर की बात रही, तो हम लोग जनरली इसमें अल्केन है तो एन लास्ट में जोड़ देते हैं, बस एक प्रीफिक्स लगता है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेका, डेक, ठीक। यहां तक आपको
ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हैं, इसे देख के यहाँ से नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद लास्ट में हमें क्या लिखना है, अल्केन है तो ANE, तो क्या हो गया, मिथेन, ANE इथेन, ANE प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, ठीक। तो ये आपका हो गया अल्केन के लिए, अल्केन के लिए। और ये किसके अंडर आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंडर, ठीक, जहां पे लिंकेज क्या होगा कार्बन कार्बन का, सिंगल बॉन्ड। तो यहां तक मुझे लगता है कि आप सबको क्लियर ही है। तो अब आगे देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि या तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो डबल बॉन्ड वाले को पहले देख लेते हैं। तो इस सीरीज को क्या कहते हैं, अल्कीन, ENE हो जाएगा लास्ट में, ठीक। और इसे क्या कहते हैं, अल्काइन, ठीक, YNE लास्ट में। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले अल्कीन को डील कर लेते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ठीक। और अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ठीक। तो जहाँ पे यहाँ पे आपने पहले अल्केन में मैंने बताया था कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक, वो यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे n नॉट इक्वल टू 1, ठीक, n नॉट इक्वल टू 1। ऐसा क्यों होगा, मैं दिखा देता हूँ क्यों होगा n नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा कि n 1 नहीं है। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते हैं तो C1H2 × 1, तो ये कंपाउंड क्या बन रहा है, CH2। आप यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन का 2 बॉन्ड फ्री है, तो ये कंपाउंड बना कहाँ, कार्बन का तो बॉन्ड फ्री है अभी भी, ये कंपाउंड बना कहाँ, जब ये कंप्लीट 4 बॉन्ड बना लेगा तब तो जाके इसका कंप्लीट होगा। इसलिए ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम n इक्वल टू 1 नहीं लेते। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे n इक्वल टू 1 क्यों नहीं होगा। तो जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो C1H2 × 1 -2, तो C 2 × 1 2 - 2 0 हो जाएगा, मतलब C सिर्फ कार्बन रह जाएगा। तो ये कोई कंपाउंड है, ऐसे कोई कंपाउंड तो बना नहीं, इसलिए यहाँ पे अल्काइन सीरीज का कोई भी मेंबर जनरेट नहीं हुआ, ना ही यहाँ हमें डबल बॉन्ड देखने को मिला, ना ही यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिला। तो इसलिए हम यहाँ पे n इक्वल टू 1 नहीं लेते। तो हम इसमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे, n इक्वल टू 2 से, ठीक। तो इसका जो पहला मेंबर मिलता है अल्कीन या फिर अल्काइन सीरीज का, वो हमें n इक्वल टू 2 से स्टार्ट होता हुआ मिलता है, ठीक। तो जब हम यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखेंगे तो C2H2 × 2 मतलब C2H4, ठीक। और यहाँ पे अगर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, C2H2 × 2 -2 C2H2, ठीक। ये पहला मेंबर मिला, ये अल्कीन सीरीज का पहला मेंबर और ये अल्काइन सीरीज का पहला मेंबर, ठीक। अब n इक्वल टू 3 रख लेते हैं, इसका एक सक्सेसिव मेंबर भी निकाल देते हैं ताकि ये भी होमोलॉगस सीरीज जो बना रहा है अल्कीन और अल्काइन, उसका भी मैं डिफरेंस आपको दिखा देता हूँ कि कितने का डिफरेंस होता है। जो मैंने बताया था CH2 का, वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक। n इक्वल टू अगर 3 रखते हैं तो C3H2 3 6, और यहाँ पे अगर 3 रखते हैं n इक्वल टू 3 तो C3H6 - 2 कितना हो गया, 4, C3H4। अब सक्सेसिव मेंबर्स का डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे C3H6 है और पहला क्या मेंबर आया था हमारा, C2H4, ठीक। तो डिफरेंस लेंगे तो 3 में से 2 गया 1, एक कार्बन, और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, ठीक, जैसा मैंने बताया था होमोलॉगस सीरीज में। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, C3H4 और C2H2, यहाँ पे डिफरेंस लीजिए तो यहाँ पे भी CH2 ग्रुप का आ रहा है। तो ये हमारा होमोलॉगस सीरीज फॉर्म कर रहा है, ठीक। तो जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, नेचुरल नंबर बट नॉट इक्वल टू 1, तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे हमें इन दोनों सीरीज के सक्सेसिव मेंबर्स मिलते जाएंगे, ठीक। और इसमें इसके नोमेनक्लेचर के लिए हम देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में लिंकेज होता है डबल बॉन्ड का, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड का। तो आप इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बना सकते हैं, मैं उसे यहाँ दिखा देता हूँ साइड में करके। देखिए जैसे C डबल बॉन्ड C है, ठीक, कार्बन का 4 बॉन्ड बन गया, गिन सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक। तो मतलब सब स्ट्रक्चर ये सही है, ठीक। तो अब आइए देख लेते हैं इसे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड हटा के 2 डॉट लगा देना है, ठीक। एक बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन को, तो बीच में आप देखेंगे 2 बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, 4। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप सिर्फ बॉन्ड को 4 डॉट से ऐसे, डबल बॉन्ड है तो 4 डॉट, सिंगल बॉन्ड है तो 2 डॉट, ऐसे रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। और आपका
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन के तैयार। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे एक सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे एक सर्कल। इतना आसान है ये, ठीक। ये इसका डुप्लेट भी बन गया पूरा। तो ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुरंत बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप मुझे बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि जब इथिलीन, इसका नाम इथिलीन होता है, कॉमन नेम है, ठीक है। तो इसको आप बनाने के लिए पहले आप मुझे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप मुझे बना के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। इसको बना के दिखाइएगा, ये आपके लिए, ठीक। तो अब इसके नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको प्रीफिक्स तो पहले ही अल्केन में बता दिया था, मिथ, इथ, प्रोप, ऐसे। तो यहाँ तो मिथ वाला नाम ही नहीं होगा क्योंकि कार्बन एक n=1 है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ जब भी स्टार्ट होगा तो इथ से स्टार्ट होगा, इथ। तो इसके लास्ट में ETHENE, क्योंकि अल्कीन में नाम में ही है, अल्कीन में ENE लास्ट में आता है, वही इसके लास्ट में जोड़ देना है प्रीफिक्स के। जितना कार्बन होगा लास्ट में ENE। तो ये क्या हो गया, अल्कीन के लिए नॉमेनक्लेचर। ये मैं आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर बता रहा हूँ, ठीक है। और अल्काइन के केस में क्या होगा, YNE, क्योंकि लास्ट में क्या है, YNE। तो ये अल्काइन का होगा। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ऐसे हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ऐसे इसे पढ़ेंगे। तो जितना ज़्यादा प्रिंसिपल कार्बन चेन, ये मैं आपको नॉमेनक्लेचर के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं ये सब कुछ मतलब बहुत ही डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि ये इथीन है, ये इथाइन हो गया, ठीक। तो मैंने आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड बता दिया था, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और अनसैचुरेटेड में बताना चाहूँगा कि अगर जो कहीं पे डबल बॉन्ड है, वो वैसे टॉपिक बेसिकली आता है आपका आइसोमेरिज्म में। तो जैसे डबल बॉन्ड है कहीं पे, तो उसका आइसोमर होता है कोई भी एक रिंग। आप किसी, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने प्रोपीन बनाया, ठीक है, ठीक। ये प्रोपीन मैंने स्ट्रक्चर इसका बनाया, ठीक। तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग एक रिंग बनेगा। मतलब जैसे मैं यहाँ पे रिंग बना देता हूँ कि 3 कार्बन है तो ट्रायंगल बनेगा, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनसैचुरेटेड में एक डबल बॉन्ड एक रिंग को करस्पॉन्ड करता है। मतलब अगर कहीं किसी भी प्रिंसिपल चेन में, प्रिंसिपल कार्बन चेन में अगर डबल बॉन्ड है, तो अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिंग को बताएगा कि एक ही रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक। जैसे अगर मैं 4 कार्बन की चेन ले लूं तो 4 कार्बन के लिए स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे देखिए, सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे कार्बन कार्बन सब सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइसोमेरिज्म का टॉपिक है, मैं इसे भी नोमेनक्लेचर में वाले पार्ट में इंक्लूड करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही बस जान लीजिए कि अगर डबल बॉन्ड है तो वो एक रिंग को करस्पॉन्ड भी करता है, ताकि आइसोमर अगर आपको बनाने के लिए पूछा जाए तो आप ये बना सकते हैं, ठीक। तो मैं इसे आगे कवर कर दूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं यहाँ पे आगे एक बता देता हूँ आपको, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है। एलोट्रॉप्स का ये मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, एलिमेंट, वो नेचर में कई फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक। एक सिंगल एलिमेंट नेचर में कई अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो फॉर्म है उसके अलग अलग, उसी को हम एलोट्रॉप कहते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब देखिए, कार्बन के 3 एलोट्रॉप मेनली हमें नेचर में मिलते हैं। सबसे पहला क्या होता है, ग्रेफाइट। दूसरा है डायमंड। तीसरा है बकमिंस्टर फुलरेंस C60, ठीक। तो आइए वन बाय वन इसके स्ट्रक्चर को कैसे बनता है और ये सब देख लेते हैं हम लोग। तो ग्रेफाइट है, वो हेक्सागोनल एक ही प्लेन में एक कार्बन, इसमें होता क्या है कि ग्रेफाइट में आप देखेंगे कि एक कार्बन वो 3 कार्बन से जुड़ता है, ठीक। सिर्फ 3 कार्बन से, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है और एक ही प्लेन में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में इसका बनता है। हेक्सागन बना सकते हैं इसको। हर एक कॉर्नर को आप एक कार्बन एटम से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप मतलब बनाना चाहें इसको, तो हर एक कॉर्नर पे एक एक कार्बन एटम को लगा दीजिए, ठीक है। हर एक आप हटा के, मैं तो ऐसे बना दे रहा हूँ, आप बना लीजिएगा।
ठीक है, तो ये देखिए ऐसे ऐसे करते हुए आप इसको बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर पूरा। और ये बीच में जो डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं ना मैं, ये वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 2 लेयर्स के बीच में। और यही रीजन है कि ग्रेफाइट की पेंसिल लिड बनती है। वो क्यों चलती है, कलर क्यों, मतलब पेंसिल से कुछ लिखा क्यों जा सकता है, इसी वजह से, क्योंकि लेयर बाय लेयर वो स्लिप करता है एक दूसरे के ऊपर, तो जिसकी वजह से हम लिख पाते हैं। ठीक, तो ये ग्रेफाइट में इसका यूज होता है, ग्रेफाइट की लिड हम लोग यूज करते हैं। और उसके बाद ग्रेफाइट की एक और प्रॉपर्टी है कि ये कंडक्टर भी होता है। ये कंडक्टर भी होता है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको 3 बॉन्ड पे बहुत ही मतलब फोर्सफुली बोला, इसीलिए बोला क्योंकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री है। और आपको पता है कि अगर कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इसीलिए ग्रेफाइट आपका है कंडक्टर। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 बॉन्ड बनना था, लेकिन एक कार्बन 3 ही कार्बन से लिंक कर रहा है, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, और यही हेल्प करता है ग्रेफाइट को कंडक्टर होने में। ये लुब्रिकेंट की तरह भी यूज होता है। और इसका एक यूज मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये पेंसिल की लीड बनाई जाती है, वो क्यों चलती है, हम लोग पेंसिल से क्यों लिख पाते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, वंडरवॉल फोर्स वीक होता है, तो लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं, जिसकी वजह से हम लिख पाते हैं पेंसिल से। ठीक, अब दूसरा हमारा जो एलोट्रॉप है कार्बन का, वो है डायमंड, जो कि कंपेरेटिवली हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, अगर हम ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रखें तो वो कन्वर्ट हो जाता है अपने दूसरे एलोट्रॉप डायमंड में। ठीक, तो डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट मिनरल नोन टिल डेट। ठीक, तो ये वन ऑफ द हार्डेस्ट मिनरल है डायमंड। ठीक, तो इसका लिंकेज और इसके लिंकेज में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि जो कार्बन यहाँ पे है वो अलग अलग 4 कार्बन से मिलकर जुड़ा हुआ है। ठीक, और ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता। ग्रेफाइट के केस में वो प्लेनर स्ट्रक्चर था, डायमंड के केस में वो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक, इसी वजह से देखिए एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ चुके हैं, तो इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसीलिए डायमंड हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, और आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब आते हैं बकमिंस्टर फुलरेन पे, तो ये फुटबॉल के शेप का होता है, फुटबॉल जैसा। और इसमें कार्बन कितने होते हैं? 60। ये मेनली यूज होता है आपका कॉस्मेटिक बनाने में, कॉस्मेटिक्स में। ठीक, तो ये थे हमारे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे मैं अपना ये वीडियो लेक्चर एंड करता हूँ, और होप करूँगा कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।